everyone, I'm Pinky Sivas. Today I'm here to explain chapter number 3, History, 8th Standard CBSE. Name of the chapter is Ruling the Countryside. This would be the first part of this chapter, student. In this chapter, we are going to know about what kind of policies or programs the Britishers adopt टू रूल द कंट्री साइड. गाँव देहात के इलाकों में ब्रिटिशर्स ने अपना मुनाफा या अपना फ़ायदा देखते हुए किस तरीके से जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से उन्होंने फार्मर्स की कंडीशंस का फ़ायदा उठाया या अपना मुनाफा किस तरीके से उन्होंने कमाया, ये पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में. कुछ अलग अलग सिस्टम थे जो उन्होंने अडॉप्ट किए. माहलवारी सिस्टम है, निज कल्टीवेशन सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है. ये कुछ सिस्टम हैं जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किए थे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए, उनके बारे में. और इन सिस्टम के कारण किस तरीके से जो एक किसान थे वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ किस तरीके से हो गए, ये कुछ बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. द कंपनी बिकम्स द दीवान. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया गया है. रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765. जैसा कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में, कि ब्रिटिशर्स को जब बंगाल के दीवानी राइट्स मिल गए. दीवान का मतलब होता है पर्टिकुलरली कि फाइनेंस मिनिस्टर यू कैन से, कि कुछ स्टेट्स का जो फाइनेंस का जो सारा सिस्टम होता है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया. और सबसे पहले वो स्टेट बना बंगाल. तो उस बंगाल के जब दीवानी राइट्स इनको मिल गए तो उसका फ़ायदा उन्होंने किस तरीके से उठाया. यहाँ पर ये फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि जो मुग़ल एम्परर है वो रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट्स दे रहा है बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के. ऑन 12 अगस्त 1765 मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवान ऑफ बंगाल. 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल बादशाह था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित किया. ये एक एक्चुअल इवेंट था जो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हो रहा था विद ए फ्यू, जहाँ पर सिर्फ कुछ इंग्लिशमैन थे और इंडियंस थे गवाह के तौर पर. लेकिन ये जो पेंटिंग ऊपर दिखाई गई है इसमें आप देख सकते हो इस इवेंट को एक मैजेस्टिक, एक बहुत बड़ा शान और शौकत वाला और भव्य ओकेजन के रूप में इसको दिखाया गया है. और द पेंटर वॉज कमीशन. यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, जो पेंटर था जिसने इस पेंटिंग को बनाया था, उसको इसके लिए काफ़ी मोटा पैसा दिया होगा, उसको कमीशन दिया होगा, ताकि रॉबर्ट क्लाइव के जीवन का ये एक रिकॉर्ड जो है कि मेमोरेबल रिकॉर्ड बनकर रहे. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. ये जो दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे ब्रिटिशर्स को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था ब्रिटिशर्स की इमेजिनेशन में. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. दीवान के रूप में जो ब्रिटिशर्स थे वो इस टेरिटरी के जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, तो उसके सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसके एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिटिशर्स बन गए. अब उनको सोचना था, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब उनको ये बात सोचनी थी कि किस तरीके से जो यहाँ का जो लैंड है इसको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, किस तरीके से जो रेवेन्यू या टैक्स वगैरह इकट्ठे किए जाएंगे उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है. दिस हैड टू बी डन इन अ वे दे कुड यील्ड. और ये इस तरीके से किया जाना था ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मुनाफा कमा सकें और उनके जो बढ़ते हुए खर्चे थे कंपनी के वो उनको पूरा कर सकें. ए ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर that it could buy the products it needed and sell what it wanted. एक जो ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारी कंपनी होती है, उसको ये भी सुनिश्चित करना होता है कि वो सिर्फ वही चीज़ें खरीदे. it could buy the products it needed, जो ये चाहती है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदे और जो ये चाहती है उन चीज़ों को ये बेच पाए, ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है. Over the year, the company also learned that it had to move with some caution. आगे आने वाले सालों में कंपनी ने ये भी सीख लिया कि उसको किस तरीके से बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि वो एक एलियन पावर, मतलब बाहर से आए हुए लोग थे, वो यहाँ के लोग नहीं थे, तो बाहर से आई हुई शक्ति थी वो. इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज. उनको ये भी देखना था, इनको इस बात की भी ज़रूरत थी कि जो यहाँ पर इनसे पहले रूल कर चुके हैं गाँव देहात में, उनके साथ भी उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से चलना था और अपनी अथॉरिटी और अपनी प्रेस्टीज, अपनी जो आत्म सम्मान है उसको भी बनाए रखना था. दोज हु हैड
हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल, और जिन लोगों के हाथों में लोकल पावर थी उनको कंट्रोल, जैसे ज़मींदार हो गए, छोटे छोटे नवाब हो गए, उनको भी कंट्रोल करना था। और उनको क्योंकि ये उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। अब ये कैसे किया जाना था, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारा जो गाँव देहात, कंट्री साइड मीन्स गाँव देहात का जो इलाका था, उनको किस तरीके से इन्होंने कॉलोनाइज किया, और किस तरीके से रेवेन्यू रिसोर्सेज, जो टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाता है ज़मीन का, उन रेवेन्यू रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। एंड रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, और लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको किस तरीके से उन्होंने दोबारा से डिफाइन किया, और किस तरीके से उन्होंने उन फसलों को प्रोड्यूस करवाया जो ये चाहते थे यहाँ से। फर्स्ट है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी हैड बिकम द दीवान, क्योंकि कंपनी दीवान बन चुकी थी। अब इसको ये देखना था कि अब सबसे पहले सबसे पहले ये अपने आप को अभी भी एक ट्रेडर ही मानते थे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानते थे, अपने आप को एक व्यापारी कंपनी ही मानते थे। ये चाहते थे कि यहाँ से बड़ी मात्रा में जो रेवेन्यू है वो यहाँ से इकट्ठा किया जाए। एंड दे वर अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, और ये ऐसा नहीं चाहते थे कि एक रेगुलर सिस्टम बने, हर साल असेस किया जाए कि कहाँ से कितना कलेक्शन आएगा, उसके बारे में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज रेवेन्यू इनकम इनके पास हो। एफर्ट वॉज टू इंक्रीज, सब यहाँ पर एफर्ट इस बात का था कि रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया जाए जितना ये चाहे। और ये दूसरी बात ये चाहते थे कि दे कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल, और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता सिल्क और कॉटन का कपड़ा ही यहाँ से खरीद पाएं। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, 5 सालों में ही जो चीज़ें कंपनी बंगाल से खरीदती थी, गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल में जो भी चीज़ें इन्होंने यहाँ से खरीदी, उन चीज़ों के दाम जो थे वो दोगुने हो चुके थे। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग, 1865 के पहले, मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके पहले जो कंपनी यहाँ से सामान खरीदती थी, उस सामान को खरीदने के लिए इनको गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ता था, सिल्वर इम्पोर्ट पड़ता था ब्रिटेन से। जब ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था उसके बदले में वो लोग यहाँ से चीज़ें खरीदते थे। अब लेकिन नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट, लेकिन अब क्या था, जो भी टैक्स यहाँ से वो इकट्ठा कर रहे थे, यहीं के लोगों का पैसा था, और उसी पैसे से ये लोग यहाँ से चीज़ें खरीदना शुरू कर रहे थे। अब क्योंकि दीवानी राइट्स इनको मिल गए थे तो सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो इनके हाथों में था, ब्रिटिशर्स के हाथों में, तो इनको अब बाहर से चीज़ें नहीं, बाहर से जो गोल्ड और सिल्वर ये मंगवाते थे ब्रिटेन से, वो इनको नहीं मंगवाना पड़ता था। सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग इन ए डीप क्राइसिस, जल्दी ही एक बात क्लियर हो चुकी थी कि जो बंगाल की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही क्राइसिस में जा रही थी। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, जो भी कारीगर थे वो गांव को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को, जो भी वो चीज़ें बनाते थे उनको कंपनी को कम दामों में उनको बेचनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। जो किसान थे दे वर अनेबल टू पे द ड्यूज़, और किसान जो थे वो अपने ड्यूज़, अपने जो पैसा होता है जो उनको ज़मींदारों को देना पड़ता है, जो भी रेवेन्यू टैक्स उनको देना पड़ता है, वो पैसा वो किसान दे नहीं पा रहे थे। एंड दे वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, जो उनसे मांगा जा रहा था वो दे नहीं पा रहे थे। आर्टिशंस प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, जो भी कारीगर थे, कारीगर जो लोग थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो लगातार गिर रहा था। एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन था वो लगातार उसमें गिरावट आ रही थी। देन इन 1770, फिर उसके बाद 1770 में एक बहुत बड़ी फेमाइन आई, उसकी वजह से महामारी आ गई, जिसकी वजह से बंगाल में 10 मिलियन पीपल्स वर किल्ड, इतने सारे लोग वहाँ पर उसके फेमाइन के कारण मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, यहाँ पर 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। नीचे पिक्चर भी दिया गया है इसमें। A weekly market in Murshidabad in Bengal, peasant artisans from rural areas regularly came to these weekly markets. यहाँ पर कोई weekly market लगती थी, वहाँ पर आ रहे हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। These markets were badly affected during the times of economic crisis. Then the need to improve agriculture. अब जो एग्रीकल्चर थी उसको इम्प्रूव करने की कैसे ज़रूरत आन पड़ी। इफ़ द इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी जो है वो लगातार गिर रही है, द कुड द कंपनी बी
सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर देश की इकोनॉमी ही अच्छी नहीं होगी, अगर देश की इकोनॉमी ही ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी, तो क्या कंपनी जो होगी उसको उसकी रेवेन्यू इनकम, उसके जो रेवेन्यू इनकम होगा वो उसको मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। द मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे उन्होंने इस बात को समझा कि जो लैंड है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए और ज़मीनों के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए ज़मीनों के अंदर, ताकि जो खेती बाड़ी है वो सुधारी जा सके। और अगर किसान अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे तो उनका जो रेवेन्यू इनकम है वो भी बढ़ेगा। अब ये कैसे किया जाना था? हाउ दिस वॉज टू बी डन? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन, 2 दशकों तक लगातार इस क्वेश्चन के ऊपर बहस चलती रही, कंपनी ने एक इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793। यहाँ पर कुछ एक सिस्टम्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं ब्रिटिशर्स की, जो उन्होंने स्पेशली जो गांव देहात के लोग थे, पीजेंट थे, किसान थे, आर्टिशंस थे, उनके लिए उन्होंने अडॉप्ट की थी। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया था वो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। अब इसकी जो टर्म्स है उससे ही हमें पता चलता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से ही हमें पता चलता है जो राजा और जो तालुकदार थे वो रिकॉग्नाइज एज ज़मींदार। राजा और जो ज़मींदार थे उनको माना गया, जो भी तालुकदार जिनके पास बड़ी ज़मीनें होती थी उनको ज़मींदार माना गया। इनको कहा गया कि वो कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, कि वो किसानों से जो रेंट होगा वो इकट्ठा करेंगे, एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और वो जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो किसको देंगे? कंपनी को देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स, और ये जो अमाउंट यहाँ पर कंपनी को दिया जाना था ये पहले से फिक्स किया जाएगा, परमानेंट होगा। दैट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज ओवर इन फ्यूचर। ऐसा माना गया था कि फ्यूचर में इसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ऐसा महसूस किया गया था कि दिस वॉज इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द ज़मींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। यहाँ पर ये जो सिस्टम था इससे ब्रिटिशर्स को 2 फायदे थे कि एक तो कंपनी की जो इनकम है वो रेगुलर होगी, उसको तो फिक्स रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, जो भी राजा या जो भी तालुकदार हैं वो एनकरेज होंगे कि ज़मीनों को सुधारेंगे, किसानों को एनकरेज करेंगे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए, और ज़मींदार टू इन्वेस्ट, ताकि ज़मींदार होंगे जो वो इन्वेस्ट करेंगे ज़मीनों को इम्प्रूव करने के लिए। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी, क्योंकि जो भी सरकार ने, जो भी ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया था कि भाई इतना टैक्स आपको पे करना है जो भविष्य में कभी भी बढ़ेगा नहीं। अब ज़मींदारों को क्या था कि इतना देने के बाद वो इतना ज़्यादा एनकरेज करें किसानों को कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो वो ज़्यादा जो रेवेन्यू टैक्स है वो उनसे ले पाएँ और इससे उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वो एनकरेज होंगे और किसानों को भी एनकरेज करेंगे। द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और ज़मींदार जो होंगे वो बढ़े हुए प्रोडक्शन से उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में? हाउएवर क्रिएटेड कंपनी ऑफिशियल सून। तो यहाँ पर आपको दोनों ही मीन्स व्हाट was permanent settlement system, what were the problem with this। तो इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी वो भी आप देखो कि कंपनी ऑफिशियल्स जो थे जल्दी ही उन्होंने ये जान लिया कि जो ज़मींदार हैं वो कोई भी तरीके का इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ज़मीनों को इम्प्रूव करने में। रेवेन्यू दैट हैड बीन, जो क्योंकि जो पहले से ही जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो इतना ज़्यादा था, ज़मींदार जो थे वो उनको मुश्किल हो रहा था इसको भर पाना। एनीवन हु फेल्ड टू, जो भी ज़मींदार फेल हो जाता था इस रेवेन्यू को जमा कराने में तो उसकी ज़मींदारी उससे छीन ली जाती थी। बड़ी मात्रा में अनगिनत जो ज़मींदारी थी उनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, कंपनी जो थी वो ऑक्शंस लगाती थी, बोलियां लगाती थी, तो जो ज़मींदारियां थी वो बड़ी मात्रा में दूसरों को दे दी जाती थी, बोलियां लगाई जाती थी कि जो भी ज़मींदार इसको ये जो फिक्स किया गया था रेवेन्यू, अगर वो कोई नहीं दे पाएगा तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। फिर बाद में जब बोलियां लगाई जाएंगी तो जो जितना ज़्यादा बोलेगा ज़मींदारी, जो टैक्स जो होगा जितना ज़्यादा बोलेगा उसको वो ज़मींदारी दे दी जाएगी। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। उसके बाद 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड आया उसमें ये सिचुएशन चेंज हुई, मतलब 1810 के आसपास का जो समय था
क्यों ऐसा हुआ, जो प्राइसेस थे मार्केट में वो ज़्यादा बढ़ गए एंड रोज द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, धीरे धीरे जो कल्टीवेशन था, खेती बाड़ी का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा। इसका मतलब ये था इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ज़मींदार, तो ज़मींदारों की जो इनकम थी वो बढ़ जाएगी, बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। अब इससे फ़ायदा किसको हो गया, किसानों को, जो ज़मींदार थे उनको तो फ़ायदा हो गया कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से ही उनको किसानों को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ज़मींदारों को तो फ़ायदा हो गया। लेकिन यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी पहले से ही अपने रेवेन्यू को फिक्स कर चुकी थी, जिसका नाम था परमानेंट सिस्टम, वो उसको बढ़ा नहीं पाएगी। इवन देन ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, हालांकि ज़मींदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़मीनों को इम्प्रूव करने के लिए। सम हैड लॉस, बहुत सारों ने अपने लैंड को खो दिया परमानेंट सेटलमेंट के शुरुआत के सालों में। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरों को ये लग रहा था कि भैया हम पैसा भी लगाएं ज़मीनों के अंदर, उसके बाद भी अच्छा प्रोडक्शन ना हो तो मतलब आपका उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब किसान, जब जमींदार जो थे उनको तो यही करना था भी जितना ज़्यादा ज़मीनें होंगी वो उनको दूसरों, जो टेनेंट्स जो जिसको किराए पर जोतने के लिए ज़मीन देते हैं उनको वो रेंट पर दे देते थे, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़मीनों को इम्प्रूव करने में। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स विद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। उसके बाद है On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. दूसरी तरफ जो गांव वाले थे, जो किसान थे, उनको और भी ज़्यादा ऑप्रेसिव लगता था, बहुत ज़्यादा दमनकारी लगता था, दबाने वाला लगता है ये सिस्टम। द रेंट ही है, जो भी किसान होगा, एक तो उसको ज़मींदार को रेंट देना पड़ेगा, वो रेंट पहले से ही इतना ज़्यादा हाई होता था, एंड हिज राइट, और उसके बाद भी आप सपोज कोई भी किसान किसी ज़मींदार की ज़मीन को 10 साल से जोत रहा है, लेकिन उसको हर साल उसका किराया उस ज़मींदार को देना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी जो उसका राइट था उस ज़मीन के ऊपर कहीं पर भी नहीं होता था, वो इनसिक्योर ही रहता था। उसके बाद टू पे द रेंट ही हैड ऑफन टेक ए लोन, और वो रेंट, ज़मीन का वो रेंट देने के लिए कई बार उसको मनी लेंडर से, साहूकार से लोन भी लेना पड़ता था। और जब वो ये लोन देने में फेल हो जाता था, नहीं दे पाता था, द रेंट वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, और उसको अपनी ज़मीन को से उस ज़मीन से निकाल दिया जाता था, जिसको वो कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियों से जोतता आ रहा था। अगर वो एक बार भी वो ज़मीन का रेंट नहीं दे पाएगा तो उसको ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा, ए न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस, एक नया सिस्टम को डिवाइस किया गया, वो क्या था? By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. 19th century जो थी, शुरुआत के सालों में 19th century में जो कंपनी के बहुत सारे अधिकारी थे वो इस बात से सुनिश्चित हो गए थे कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। अब हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली, जो इन्होंने किया था रेवेन्यूज, उसको पहले से ही कैसे फिक्स किया जा सकता है परमानेंटली? व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी, ऐसे समय में जब कंपनी को और भी ज़्यादा, जब कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो किस तरीके से आप एक फिक्स रकम कर सकते हो कि भाई इतना ही पैसा किसानों से चाहिए, उनको तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। In the northwestern province of Bengal presidency, most of the areas is known in उत्तर प्रदेश। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, जिनमें ज़्यादातर यूपी के एरिया आता है, एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उसने एक नया सिस्टम डिवाइस किया विच केम इन टू इफेक्ट इन 1822। जो नया सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी ने डिवाइस किया, ये आया इफेक्ट में 1822 में। उसने ऐसा महसूस किया कि जो गाँव है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का, और इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन दी, जो कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो पैसा इकट्ठा करते थे, जो ज़मीन के रेंट इकट्ठा करते थे, जो भी टैक्स इकट्ठा करते थे, वो कलेक्टर जो होगा वो गांव-गांव जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा ज़मीन को कि कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी ज़मीन है, खेतों को मेजर करेगा, नापेगा, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और ये भी देखेगा कि अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके क्या रीति रिवाज हैं, उनके क्या राइट्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच
विलेज हैड टू पे। उसके बाद एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, एक एस्टिमेट लगाया जाएगा टोटल रेवेन्यू का, गांव के हर एक जो प्लॉट होगा गांव के अंदर उसका, और एक टोटल कलेक्शन, ये मतलब ये पूरा अंदाज़ा लगाया जाएगा कि गांव का पूरा जो गांव होगा, गांव का मीन्स ये मतलब है माहल, पूरे गांव को टोटल मिलाकर कितना रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज, और ये जो डिमांड थी ये पीरियोडिकली रिवाइज होनी थी। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया परमानेंट सेटलमेंट के जैसे, वैसा नहीं, पीरियोडिकली, और जैसे कि हर साल इसको दोबारा रिवाइज किया जाना था। तो द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब ये जो पूरा काम था कि सबसे रेवेन्यू इकट्ठा करना, फिर इसको कंपनी को सबमिट कराना, ये गांव का मुखिया काम करेगा रादर देन द जमींदार। अब जमींदारों को ये काम नहीं दिया जाएगा। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज माहलवारी सिस्टम। यहाँ पर गाँव का मतलब होता है माहल, तो ये जो नया सिस्टम डिवाइस किया गया इसका नाम रखा गया माहलवारी सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद है मुनरो सिस्टम, ये एक दूसरा सिस्टम था। द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ देयर वर ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज थी साउथ इंडिया में, ये देयर वर ए सिमिलर मूव, ये थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था उससे थोड़ी बहुत सी अलग थी। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रॉयतवारी। यहाँ पर गांव इन साउथ इंडिया में जो एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया उसका नाम था रैयतवारी सिस्टम। इट वाज ट्राइड, ये जो रैयतवारी सिस्टम था ये छोटे लेवल पर शुरू किया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने इसको शुरू किया था। उसने सम ऑफ हिज एरियाज दैट वर टेकन बाय द कंपनी ओवर द वॉर विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से जब लड़ाई हुई थी उसके बाद उसके कुछ एरिया को इन्होंने अडॉप्ट ले लिया और उस एरिया के अंदर इन्होंने ये वाला सिस्टम शुरू किया। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इन थॉमस मुनरो, बाद में ये जो सिस्टम था इसको आगे बढ़ाया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। इसीलिए ये जो सिस्टम था धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। रेड एंड मुनरो, ये जो दोनों व्यक्ति थे रेड और मुनरो, इन्होंने ये माना कि इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार, कि साउथ इंडिया में कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार जो परंपरागत तरीके के ज़मींदार होते हैं वो नहीं हुआ करते थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। यहाँ पर जो भी सेटलमेंट किया जाना था, जो भी रेवेन्यू लेना था सरकार को, वो डायरेक्टली किन से लिए जाना था? किसानों से। यहाँ पर किसानों को क्या कहा जाता है? कल्टिवेटर्स, और कल्टिवेटर्स को कहा जाता है रॉयट्स। तो रॉयट्स कौन हो गए? सीधा किसान, मीन्स वो सीधा किसानों से ही टैक्स इकट्ठा करेंगे, इसीलिए रॉयत का मतलब किसान, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया रॉयतवारी सिस्टम। हु हैड टिल्ड द लैंड, ऐसा किसान जो कई जनरेशन से उस ज़मीन को जोत रहा है। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। हर एक किसान के जो खेत थे उनको ध्यान से सेपरेटली अलग अलग सर्वे किया जाना था और उसके हिसाब से जो रेवेन्यू था उसको असेस्ट किया जाना था। मुनरो थॉट दैट, मुनरो ने ऐसा माना दैट ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रॉयट्स अंडर देयर चार्ज। उसने ऐसा माना कि मुनरो ने ऐसा माना कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो किसान हैं उनके लिए एक फादर फिगर के जैसे अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मीन्स ये जवाबदारी ब्रिटिशर्स की है कि वो अपने किसानों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करे। लेकिन अभी भी सारी चीज़ें ठीक नहीं थी। Within a few years after a new system was imposed, it was clear that all was not well with them. कुछ ही सालों में जब ये एक नया सिस्टम आया तो थोप दिया गया तो ये क्लियर हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। Driven by the desire to increase the income from land revenue, official fixed too high. क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को एक ही चीज़ की चाह थी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो उनकी, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उन किसानों के ऊपर थोप दिया था। पीजेंट्स वर, किसान जो थे दे वर अनेबल टू पे, किसान इतने सारे टैक्स को भर नहीं पा रहे थे। रोयत से जो किसान थे वो गांव देहात को छोड़ के जा रहे थे, गांव खाली हो रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड दैट न्यू सिस्टम्स वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। जो भी पॉजिटिव सोच वाले जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ऐसा इमेजिन किया था कि जो नए सिस्टम वो लागू करने जा रहे हैं इससे किसान जो होंगे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी
जाएगी, वो बहुत बड़े रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया।